जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम वो क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो सीटेट पेपर 2 के एसएसटी के होंगे। यानी कि सामाजिक अध्ययन की जब हम बात करते हैं साथियों, तो कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और 2023 की परीक्षाओं में जो भी एग्जाम हुए थे सीटेट के, उनमें किस प्रकार की एसएसटी पेडागोजी पूछी गई थी, वो आप लोग यहां पर देखेंगे। डिक्टो क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं जो 2023 में हुए थे, और इन सवालों को अगर आप कर लेते हैं तो माना जाएगा एसएसटी पेपर 2 की अगर बात करें तो एग्जाम को फतेह बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो इन सभी क्वेश्चंस को लगाइएगा और साथियों देखिएगा कि कितना लेवल आपका है, कितना माइंड आईक्यू है, कितना एसएसटी पेडागोजी में आप निपुण हो और कितने प्रश्न सही कर सकते हो। तो प्रश्न की संख्या साथियों काउंट करते रहिएगा कि कितने में से कितने प्रश्न आपने किए। पहला प्रश्न साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बात करते हैं साथियों लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र विषय को शुरू करने से अध्यापिका शुरू करने से पहले होना चाहिए, शुरू करने से अध्यापिका कक्षा में इससे संबंधित किस तरह के आकलन कर रही है। पहले एक यहां पर थोड़ा सा साथियों मिसमैच हो गया, मैं आपको बता देता हूं। लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले एक अध्यापिका कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछती है, वो किस तरह का आकलन कर रही है। लोकतंत्र पढ़ा रही है बच्चे को, यानी कि डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा रही है, तो वो इससे संबंधित प्रश्न जो करती है ना, वो साथियों जो आकलन वो कौन सा कहलाएगा, तो रचनात्मक आकलन कहलाएगा नहीं, नैदानिक आकलन भी नहीं कहलाएगा और योगात्मक आकलन भी नहीं कहलाएगा। वो साथियों ये चेक कर रही है कि बच्चों का पहले इससे संबंधित कॉन्सेप्ट क्या रहा था, यानी कि पूर्व अवधारणा का आकलन वो कर रही। आंसर जिनका ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए साथियों, प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों के सामने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए निम्न स्रोतों को उल्लिखित किया जा सकता है। तो किसको उल्लिखित किया जा सकता है? क्या साथियों अशोक स्तंभ को किया जा सकता है? तो ये तो साथियों इतिहास से संबंधित है, प्राचीन इतिहास से संबंधित है। कबीर के दोहों को बिल्कुल नहीं, शैल चित्रकला को नहीं। यहां पर अगर हम बात करते हैं साथियों, जो सेल्यूलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज थे और जो पत्र थे साथियों, इनको उल्लिखित किया जाना चाहिए। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? यानी कि जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा होती है उसमें परियोजना विधि का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? तो विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के सैद्धांतिक ज्ञान के निर्माण में संलग्न करना, या सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण के लिए समय बचाना, तो ये तो गलत लग रहा है। सामाजिक विज्ञान शिक्षक का भार कम करता है, ये भी गलत है साथियों। विद्यार्थी को वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्याओं की जांच में संलग्न करना, जो सबसे उपयुक्त सबसे बढ़िया उत्तर लग रहा है वो ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, और जिनका आंसर यहां पर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था। निम्न में से कौन सी कार्यनीति समूह का आकलन का हिस्सा नहीं है? क्या पूछा जा रहा है साथियों? देखिए कार्यनीति कौन सी इसमें से कार्यनीति यानी कि कौन सा ऑप्शन कह सकते हैं हम लोग, समूह आकलन का हिस्सा नहीं है। तो जब समूह आकलन होगा तो वाद विवाद होगा, समूह आकलन होगा सेमिनार प्रस्तुति भी होगी, समूह आकलन होगा तो किसी तरह की परीक्षाएं नहीं होंगी, समूह आकलन होगा तो कक्षा में चर्चा भी होगी। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है? आपको यह ढूंढना है साथियों कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं। यह विद्यार्थियों के व्यवहार के केवल संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकता की पूर्ति करता है, तो साथियों यहां पर केवल आ गया है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। उसके यानी कि यह उद्देश्य नहीं है, व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है कहा जा सकता है। मूल्यांकन रणनीतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समाकलित हैं, यह सही लग रहा है। यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण आकलन को सुनिश्चित करता है, यह भी सही है। और यह अध्यापकों को समय पर प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, यह भी सही है। यानी कि इस प्रश्न के आंसर की जब हम बात करते हैं तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि विद्यार्थियों की प्रस्ताव करने की, तार्किक बहस करने की, जवाबी तर्क देने की और तथ्यों या विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करती है? आपसे पूछा जा रहा है। वाद विवाद, परिचर्या, क्षेत्र कार्य या परियोजना कार्य, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए जब साथियों अगर हम बात करते हैं कि जब कोई बच्चा क्या करेगा, तार्किक बहस करेगा या जवाबी तर्क करेगा, तो साथियों उसकी कौन सी क्षमता विकसित होगी? वाद विवाद वाली क्षमता विकसित होगी। आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। 7वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि निम्न में से कौन सी रणनीति विद्यार्थियों में आलोचनात्मक
सोच को प्रोत्साहित करने में सबसे उपयुक्त है। साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं सीटेट एग्जाम को क्रैक करना तो इस चैनल के माध्यम से बहुत आसानी से आप सीटेट एग्जाम को बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वालिफाइड कर सकते हो और स्कोर आपका बहुत शानदार आ जाएगा। आपको करना क्या है, जो भी कंटेंट आपको दिया जाता है वीडियो के माध्यम से, उस कंटेंट को अगर आप तैयार कर लेते हो तो सीटेट के पेपर में बहुत फतेह हासिल हो जाएगी और बहुत बेहतरीन आपका स्कोर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं होगी। चलिए तो साथियों, 7वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताने की कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए। निम्न में से कौन सी रणनीति विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने में सबसे उपयुक्त है? विद्यार्थियों से सभी सूचनाओं को सत्य समझकर स्वीकृत कराना, मतलब कहा जा रहा है, विद्यार्थियों से कहा जा रहा है जो भी सूचना मैं तुमको दूंगा वो सब सत्य होना चाहिए, वो सब सत्य है, ऐसा कहो, ऐसा स्वीकार करो, तो ये गलत है। विद्यार्थियों से अध्यापक के सारे मतों को स्वीकृत कराना, मतलब अध्यापक जो भी जितने मत दे वो सारे मत वो स्वीकार कर ले बच्चों, तो ये भी गलत है। विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद करना, बिल्कुल सही साथियों, सही लग रहा है। विद्यार्थियों की परिस्थिति को सिर्फ एक नजरिए से देखना, तो विद्यार्थियों से कहना कि कोई भी मामला हो उसको एक नजरिया से देखो, तो ये भी गलत है। इसलिए सही उत्तर आपको मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी, और जिनका आंसर यहां पर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों को जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का प्रयोग किया जा सकता है, कर सकते हैं, ऐसे आपसे पूछा जा रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़ना और ऑप्शन को पढ़ना है। अब मुझे ये बताइए कि जाति आधारित भेदभाव जो होता है, इस मुद्दे से बच्चों को परिचित कराना है, तो क्या हम अभिलेख जो अशोक के स्तंभ पर लिखे हुए हैं उनकी चर्चा उनके साथ करेंगे? तो नहीं। उनसे क्या आरक्षण नीति पर उनको बताएंगे? तो बिल्कुल नहीं। क्या उनको हम मानव के अधिकारों के बारे में बताएंगे? तो नहीं। लेकिन उनको हम भीमराव अंबेडकर के बचपन कि अगर बात करें, जो उनके अनुभव थे, उनके वृत्तांत के बारे में अगर बताएंगे ना साथियों, तो उससे उनको मालूम पड़ेगा कि जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे के बारे में। इसलिए सबसे बढ़िया उत्तर यहां पर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर डी तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और इस वीडियो को अगर आपने शेयर न किया हो तो वीडियो को एक बार शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। 9वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इतिहास में पुरा स्थल की सही व्याख्या करता है? यानी कि शब्द है पुरा स्थल, ये क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि वह स्थान जहां पत्थरों के औजारों का निर्माण किया जाता है। तो मैं कहूंगा नहीं। पुरा स्थल क्या होता है? वो स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। बिल्कुल सही साथियों, पुरा स्थल किसे कहेंगे? जहां पर औजार, बर्तन और इमारती जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले थे, वो साथियों पुरा स्थल जगह कहलाई जाती है। चलिए 10वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रकार का प्रश्न साथियों आपसे पूछा जाता है। देखिए प्रश्न में कुछ नहीं है, अगर देखा जाए तो एक लाइन में भी इस प्रश्न को लिखा जा सकता है, लेकिन बच्चे को घबराने के लिए इस प्रश्न को इतना बड़ा करके लिख दिया गया। कुछ नहीं है प्रश्न में, देखिएगा आप लोग, अभी पता चलेगा। राम्या एक लड़की है। राम्या एक बेकरी में सहयोगी कर्मी के रूप में काम करती है। राम्या किसी बेकरी में काम करती है। उसे उसके मालिक का महंगा मोबाइल फोन चुराने के झूठे आरोप में अभियुक्त बनाया जाता है। यानी कि उस लड़की पर एक इल्जाम लगाया जाता है कि तुमने मोबाइल चुराया है, लेकिन वह अपनी खराब आर्थिक स्थिति के चलते, मतलब बहुत गरीब है वो, तो इस वजह से वो अपने बचाव के लिए वकील नहीं कर पाती है। उसके केस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा वकील दिया जाएगा? मतलब एक लड़की है, उस पर कोई इल्जाम लगता है फोन चुराने का, अब चाहिए कि उसको वो अपना एक प्राइवेट वकील करे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। तो सरकार इस स्थिति में, जब जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो इस स्थिति में उसको एक वकील मुहैया करा कर देती है, जो सरकारी वकील कहलाया जाता है। और ये किस अनुच्छेद के तहत साथियों वकील दिया जाता है? अनुच्छेद 39 के ए के तहत ये एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है साथियों। चलिए अगर बात करते हैं साथियों, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें, इसका जिक्र भाग 4 में किया गया, आपको ध्यान रखना है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अगर बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के अंतर्गत आता है, और ये अनुच्छेद 39 जो आया है ना, ये भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत ही आया है। उसके बाद देखिए, भारतीय डैश के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों आपको बताना है क्या हो सकता है कि भारत के पहले आम चुनाव के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस क्या भारत की स्वतंत्रता के लिए मनाते हैं? क्या गणतंत्र दिवस संविधान को लागू होने के लिए मनाते हैं? या गणतंत्र दिवस
संविधान का लेखन पूरा होने के लिए मनाते हैं? तो मैं कहूंगा साथियों, संविधान की अगर बात करें तो जब लागू हुआ ना, तो उस दिन साथियों गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करें साथियों, दो प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि संविधान कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, लेकिन पूरी तरीके से कब यह लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से यह लागू हुआ। और 26 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव की अगर बात करते हैं साथियों, ये सभी के सभी क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, ये सभी क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछे गए हैं पेपर 2 में एसएसटी के सेक्शन में, क्योंकि एसएसटी में साथियों पेडागोजी भी आपसे पूछी जाती है और क्वेश्चंस डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो इनका चुनाव किसके द्वारा होता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव? तो मंत्रियों और मुखियाओं की परिषद के द्वारा तो नहीं, योग्य नागरिकों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा तो नहीं, निर्वाचक मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, तो यह बिल्कुल सही हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो भी लोकसभा के सदस्य हैं, जो भी राज्यसभा के सदस्य हैं, उन सदस्यों के द्वारा साथियों राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति को चुना जाता है। क्या आप कभी वोट डालने गए हो कि राष्ट्रपति का चुनाव है, वोट डालिए? ना, क्योंकि राष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। 13वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए छात्रों के साथ प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? अगर छात्रों के साथ प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहला कदम जो होना चाहिए वो आंकड़े एकत्रित की योजना बनाना, तो मैं कहूंगा नहीं। आंकड़े के स्रोत की चिन्हित करना तो नहीं, उद्देश्यों का साथियों निर्धारण करना, यह सबसे पहला कदम होगा, इसलिए आंसर आपका सी के साथ जाएगा। नागरिक शास्त्र की नामवली राजनीतिक विज्ञान किए जाने के पीछे क्या दृष्टि है, आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए साथियों क्या दृष्टि है, बताने की कोशिश कीजिए। नागरिकों में अज्ञानकारिता एवं निष्ठा को सुनिश्चित करना तो नहीं, एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करना जो नियम एवं कानूनों का अनुसरण कर रहे तो नहीं, एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करना जो अवगत, ग्रहणशील और उत्तरदायी हो, यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, यह कथन भारतीय संविधान के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो साथियों देखिए, विधायिका और कार्यपालिका जो है ना, न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, यह साथियों शक्तियों के बंटवारा की अगर बात करें इस सिद्धांत को दर्शाता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को किन दो प्रकार की समानता सुनिश्चित कराती है? तो साथियों ये तो प्रतिष्ठा और अवसर देती है, इसलिए आंसर आपका ए जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के संबंध में सही नहीं है, यानी कि अगर बात करें कौन सा संविधान सभा के संबंध में सही है, यह आपसे पूछा जा रहा है इनडायरेक्टली। तो सभा में कई सदस्य थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ नहीं थे, तो यह बात बिल्कुल सही है। संविधान सभा ने विभिन्न सामाजिक समूहों से आए सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया, यह बात भी बिल्कुल सही है। हमें गलत चुनाव करना है। सभा के सदस्य विभिन्न विचारधाराओं में विश्वास करते हैं, तो यह बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन संविधान सभा में केवल पुरुष सदस्य थे, यह बात सरासर गलत है। अब गलत है तो यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें यही पूछा गया था कि संविधान सभा के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है। उसके बाद देखिए 18वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए अगर किसी कक्षा में केवल लड़कियों को सफाई कार्य में सहायता के लिए कहा जाता है तो इसे उदाहरण मान सकते हैं किसका? मतलब किसी भी क्लास में कहीं पर भी केवल लड़कियों से ही काम कराया जाता है, सिर्फ लड़कियों से या सफाई कराई जा सकती है, तो ये साथियों लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा कहलाएगी, इसलिए राइट आंसर आपका बी के साथ। व्यापारी और बुनकरों के लिए बीज की व्यवस्था, जहां व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है और उनसे तैयार माल प्राप्त करता है, इसको क्या कहा जाता है साथियों? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए। तो इसको दादन व्यवस्था कहा जाता है। क्या साथियों? इसको इंग्लिश में पुटिंग आउट सिस्टम भी कहा जाता है और हिंदी में दादन व्यवस्था कहा जाता है। रिक्त स्थान को आपको भरना है। ये शब्द आपकी स्क्रीन पर है कि पेयरेरी। प्रेयरी या साथियों क्या है, प्रेयरी क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करते हैं कि मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह को क्या कहा जाता है, प्रेयरी कहा जाता है। आंसर आपका बी के साथ। उसके बाद देखिए किसी को एक छवि में बांधने का अर्थ क्या है? क्या किसी को एक छवि में बांधने का अर्थ क्या है? तो मैं कहूंगा अगर किसी को भी हम एक नजरिए से देख रहे हैं, एक छवि में देख रहे हैं, तो उसको साथियों रूढ़िबद्ध धारणा बनाना कहा जाएगा। ठीक है, सबसे उपयुक्त उत्तर आपको ढूंढना है। तीनों ऑप्शन को पढ़ोगे तो कोई नहीं लगेगा, आंसर आपका बी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न देखिए कि प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं, इनमें से 2 वायुमंडल, जैव मंडल, मतलब पर्यावरण के 4 क्षेत्र होते हैं,
दो क्षेत्र बता दिए गए हैं, दो क्षेत्र आपसे पूछे जा रहे हैं। देखिए, एक होता है वायुमंडल, एक होता है जैव मंडल साथियों, उसके अलावा जल मंडल भी होता है, स्थल मंडल भी होता है। हम किस पर रहते हैं? स्थल मंडल पर रहते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों कि 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया था। ये बात बिल्कुल सही है। मतलब इसमें से आपको ये बताना है कि कौन कौन से कथन बिल्कुल सही हैं। तो ये तो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है कि 1950 में ही भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था, तो ये सही है। उसके बाद देखिए 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई साथियों, ये आपको देखना है और बताना है। तो यहाँ पर यह बात तो बिल्कुल सही कि 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे जिसमें कृषि और उपभोक्ता वस्तु उद्योगों पर पर्याप्त जोर दिया गया था। तो मैं कहूंगा नहीं साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो बुनियादी और भारी उद्योग थे, इनके विकास पर जोर दिया गया था, इसलिए गलत हो जाएगा। अब हमें यह ढूंढना है कि ए सही है और आर गलत है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है साथियों? ए सही है, ए सही है सॉरी बी गलत है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। निम्नलिखित में से ज्योतिबा राव फुले पर कौन से कथन सही हैं? यानी कि ज्योतिबा राव फुले के बारे में साथियों 5 कथन यहां पर लिखे हुए हैं, आपको बताना है कौन कौन से कथन सही है। देखिए, ज्योतिबा राव फुले ने ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की थी, तो बिल्कुल सही है। उन्होंने ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दावों पर खुलकर हमला किया था, यह बात भी बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी थे, यह बात भी बिल्कुल सही है। वह अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे, यह बात भी बिल्कुल सही है। साथियों देखिए, जो कठिन क्वेश्चंस होते हैं ना, वो डिक्टो पूछ लिए जाते हैं, यानी कि जैसे पिछले साल में पूछे गए थे वैसे इस साल में आपसे पूछे जा सकते, बिल्कुल सेम ऑप्शन रखकर। उसके बाद 5वां ऑप्शन साथियों लिखा हुआ है कि उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी संघर्ष को समर्पित की थी, तो ये साथियों सही नहीं लग रहा है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ए बी सी डी के साथ जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। 25वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। और ये क्वेश्चन साथियों आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इसी क्लास में करवा चुका हूं, इसका आंसर भी आपको बता चुका हूं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? मंत्रियों एवं उनके मुखियाओं की परिषद के द्वारा, या योग्य नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है, या निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, या साथियों पंचायतों सहित सभी चयनित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है? इसकी जानकारी लिखना है, मतलब इसका जो आंसर है वो लिखना है, और राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए साथियों, तो ये 25 के 25 प्रश्न आपके हुए। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि सीटेट एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना चाहते हैं तो साथियों कमेंट सेक्शन में मैंने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर सभी क्लासेस को अगर आप देख लेते हैं तो साथियों परीक्षा फतेह बहुत आराम से हो जाएगी। कम से कम क्वालिफाइड एग्जाम आप बहुत आराम से कर डालोगे, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।